नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके अधिगम के सिद्धांत के जो नेक्स्ट टाइप थे, संज्ञानवादी सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के बारे में। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि संज्ञानवादी सिद्धांत में कौन से मनोवैज्ञानिक शामिल हैं या फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक शामिल हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट क्लासेस में हमने व्यवहारवादियों के सिद्धांत पढ़ लिए हैं, जिनमें मैंने आपको व्यवहारवादियों के सिद्धांत में 4 साइकोलॉजिस्टों के बारे में बात की है। एक आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एक आपका है आई.पी. पावलोव, और तीसरे आपके थे बी.एफ. स्किनर, और चौथे आपके थे सी.एल. हल। तो इनके सारे सिद्धांत हमने कवर कर लिए हैं। व्यवहारवादियों से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में मैक्सिमम। और उसके बाद जो आपके अधिगम के सिद्धांत के दूसरे टाइप है आपके संज्ञानवादी सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, यहाँ से भी बहुत ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि संज्ञानवादी सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। ठीक, तो आप स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो है हम संज्ञानवादी सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में एक साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं जिनका नाम है मैक्स वर्दीमर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं वल्फगंग कोहलर, तीसरे नंबर पर आते हैं कुर्ट लेविंग, और चौथे नंबर पर आते हैं कुर्ट कोफका। तो स्टूडेंट्स, इनको कुर्ट कोफका या कर्ट कोफका भी बोलते हैं या कर्ट लेविंग भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये चारों साइकोलॉजिस्ट को हम संज्ञानवादी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, यानी संज्ञानवादी को ही हम गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। अब आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, और मान लीजिए मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोफका में से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, तो गेस्टाल्टवादी है मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कुर्ट लेविन, कुर्ट कोफका, इनमें से कोई भी एक हो सकते हैं। यदि आप इनको पढ़कर आए हैं तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। मेनली यहाँ से प्रश्न 2 से 3 बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में और डिटेल कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है और कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सिद्धांत का क्या नाम है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इनके सिद्धांत को पढ़ना होगा, और इनके सिद्धांत का नाम है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जय है, यानी कि ये जो शब्द है ये लिखा है सूझ। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो देखिए, सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये देने वाले जो थे, इनके जो प्रवर्तक है सूझ के सिद्धांत या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के, वो है आपके मैक्स वर्दीमर साहब। यानी कि मैक्स वर्दीमर साहब ने ही सूझ का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था, इसलिए इनको इसका प्रवर्तक माना जाता है या इनको इनका जनक माना जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि गेस्टाल्टवादियों के जनक कौन है, तो आप बताएंगे गेस्टाल्टवादियों के जनक मैक्स वर्दीमर हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि गेस्टाल्टवादियों ने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे मैक्स वर्दीमर, क्योंकि यही इसके जनक है, यही इनके प्रवर्तक है, शुरुआत इन्होंने की थी। बट स्टूडेंट्स, उसके बाद इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया था सूझ के सिद्धांत में, यानी कि जिनको हम प्रयोगकर्ता कहते हैं, वो है आपके कोहलर। कोहलर का पूरा नाम है स्टूडेंट वल्फगंग कोहलर। ठीक, तो वल्फगंग कोहलर इनके प्रयोग करता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक चिंपैंजी पर किए हैं, और उस चिंपैंजी का नाम होता है सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। और जो वल्फगंग कोहलर है वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। और ये कौन थे? अमेरिकी सेना में वो थे, और इसीलिए इनको एक टापू में जाने का मौका मिला था जिसमें कुछ चिंपैंजी थे। तो देखिए, जो वल्फगंग कोहलर है वो एक अमेरिकी सेना में थे, यानी कि अमेरिकी सेना थे, और उन्हें अपनी सेना मतलब अपने देश की सुरक्षा के दौरान उन्हें एक टापू में जाने का मौका मिला था, और उस टापू में कुछ चिंपैंजी थे, और उसमें से एक चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान, और उन्होंने इस सुल्तान नामक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि प्रयोग किया था। तो इसीलिए जो सूझ के सिद्धांत के प्रयोग करता है वो वल्फगंग कोहलर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, और इसी थ्योरी को स्टूडेंट्स जो इसमें जो इस सूझ के सिद्धांत के सहयोगी करता है वो है कोफका, यानी कि ये है कुर्ट कोफका या कर्ट कोफका इनको कहते हैं। तो इन्होंने इस
सूझ के सिद्धांत को सहयोग किया था, मतलब आगे बढ़ाने का काम इनका था। तो कहने का मतलब आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो अगर आपके ऑप्शन में वर्दीमर है तो आप वर्दीमर के साथ जाएंगे क्योंकि यही इसके जनक है, इन्होंने शुरुआत की थी सूझ के सिद्धांत की। बट अगर ऑप्शन में वर्दीमर नहीं है और कोहलर है तो आप कोहलर के साथ जाएंगे क्योंकि कोहलर ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। और यहाँ से 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो आप, इसलिए बताया जा रहा है कि अगर ऑप्शन में वर्दीमर है तो सूझ का सिद्धांत वर्दीमर के साथ जाएंगे हम, ठीक। और अगर वर्दीमर नहीं और कोहलर है तो हम दूसरा कोहलर के साथ जाएंगे। और हो सकता है इन फ्यूचर में आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया और वर्दीमर और कोहलर ऑप्शन में ना हो, तो उस केस में आप कोफ्का अगर होगा तो आप कुर्त कोफ्का के साथ जाएंगे। बट मैं आपको डिटेल में बता दूं कि जो सूझ का सिद्धांत है उस पर सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो वर्दीमर ने किया था, यानी कि उनको इसलिए इसका जनक माना जाता है। और फिर एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर साहब ने, और कोहलर साहब ने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो एक चिंपैंजी था, और चिंपैंजी का नाम भी पूछा जाता है आपसे, तो आप ध्यान रखेंगे उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान है, क्योंकि कोहलर साहब एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिकी सेना में होने के दौरान उन्हें एक टापू में जाने का मौका मिला था जिसमें कुछ चिंपैंजी थे, और इसमें यही सुल्तान नामक चिंपैंजी को इन्होंने देखा और उस पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उन्होंने इसका सिद्धांत दिया। तो आई होप आपको ये तीनों नाम पता चल चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो मैक्स वर्दीमर हैं, कोहलर हैं और आपके कुर्त कोफ्का है, ये 3 मनोवैज्ञानिक जो हैं ये आपके किस में हैं, आपके सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने वाले साइकोलॉजिस्टों में काउंट होते हैं। यहाँ से 2 बार आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है कि जो सूझ का सिद्धांत वो किसने दिया है, और ऑप्शन में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैक्स वर्दीमर थे, तो उसका राइट आंसर मैक्स वर्दीमर हो गया। और उसके बाद एक बार पूछा गया कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, और अब की बार मैक्स वर्दीमर ऑप्शन में नहीं था, अब की बार कोहलर था, तो इसलिए इसका राइट आंसर कोहलर हुआ। तो ध्यान रखेंगे आप, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि जो सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसके जनक आपके मैक्स वर्दीमर हैं, ठीक। लेकिन इसके जो प्रयोगकर्ता यानी कि एक्सपेरिमेंट है वो आपके क्या है, कोहलर साहब ने, और जो इनके सहयोग करता है वो है आपके कुर्त कोफ्का। तो स्टूडेंट्स इन तीनों साइकोलॉजिस्टों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर साहब ने, वो कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स कि सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहाँ से उन्होंने दिया। तो इसके लिए पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया कि जो वल्फगंग कोहलर है वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और ये अमेरिकी सेना में थे पहले, और इन्हें एक अमेरिकी सेना में रहते हुए इन्हें एक टापू में जाने का मौका मिलता है जहाँ पर कुछ चिंपैंजी थे, और उन्होंने उसमें से एक चिंपैंजी है जिसका नाम सुल्तान था, उस सुल्तान नामक चिंपैंजी पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक रूम लिया, और इस रूम के मान लीजिए कि ये बिल्कुल टॉप है, और यहाँ पर कुछ उन्होंने बनानाज यानी केले लटका दिए, और उस चिंपैंजी को उन्होंने इस कमरे में छोड़ दिया, ठीक। और इस चिंपैंजी को छोड़ने के बाद उस कमरे में और कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर रखा था, और इसी सेम साइज का एक दूसरा बॉक्स भी यहाँ पर रखा था, और उन्होंने इस तरीके से इस चिंपैंजी को उस रूम में छोड़ दिया, और उसका जो डोर है वो लॉक कर दिया, और उन्होंने यहाँ पर कुछ बनानास को लटका दिए, और यहाँ पर 2 बॉक्स उस कमरे में छोड़ दिए, और उस चिंपैंजी को उस कमरे में छोड़ दिया। अब वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो चिंपैंजी वहाँ से बनानास को प्राप्त कर सकता है या नहीं, यानी कि वो केले को प्राप्त कर सकता है या नहीं, क्योंकि चिंपैंजी को केले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप जानते हैं। लेकिन एक कंडीशन उन्होंने ये दिया, जो ये चिंपैंजी अगर वो एक बॉक्स के ऊपर उठता है तो वो किसी भी तरीके से इस बनानास तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब अगर वो बनानास तक पहुंचना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं दोनों बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखना होगा, और उसके ऊपर वो खड़ा होकर इस बनानास तक वो पहुंच सकता है। तो इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या ये चिंपैंजी यानी कि जो सुल्तान नामक चिंपैंजी है, क्या वो बनानास को खा सकता है, प्राप्त कर सकता है या नहीं। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स कि बहुत देर तक देखा गया कि सुल्तान नामक चिंपैंजी जो है वो एक बॉक्स के ऊपर खड़े होकर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, बट वो नहीं कर पा रहा। तो 3 से 4 अटेम्प्ट के बाद अचानक से उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, और उसने क्या किया कि इस बॉक्स को, जो दूसरा वाला बॉक्स है, उसको पहले वाले बॉक्स के ऊपर रखने के बाद वो इस पर चढ़ता है, और चढ़ने के बाद उस केले को वो प्राप्त कर लेता है।
तो यहाँ से आपके जो वल्फगंग कोहलर हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान अचानक से उसके दिमाग में सूझ आती है और वो फिर कुछ करता है और उसके बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, मतलब उसका अधिगम संपन्न हो जाता है। तो इसी तरीके के एक बार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और एक दूसरी बार उन्होंने फिर से इसी कमरे में क्या किया, इसी चिंपैंजी को छोड़ दिया और अब की बार उन्होंने क्या किया, 2 स्टिक छोड़ दिए, सिंगल सिंगल स्टिक है दोनों, और छोड़ दिए और ऊपर फिर से केले लटका दिए। बट वही कंडीशन था कि एक स्टिक्स की हेल्प से वो केले तक चिंपैंजी नहीं पहुंच सकता था, बट 2 स्टिक अलग अलग छोड़ दिए और वो देखना चाह रही थी कि क्या वो अभी भी इन बनानास को प्राप्त कर सकता है या नहीं। तो उसके बाद बहुत देर तक ऐसा करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा कि जो चिंपैंजी है वो अचानक से इन दोनों स्टिक को लेकर एक दूसरे के साथ बांधकर फिर वो इस केले तक पहुंचता है और केले को प्राप्त कर लेता है। तो इससे वल्फगंग कोहलर ये समझाना चाह रहे थे कि जो अधिगम होता है वो बहुत लंबे समय तक प्रयास करने से नहीं, अचानक सूझ उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि, अपने मन में एक इच्छा जागृत होती है और उसके थ्रू इंसान प्रयास करता है और फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जिससे उनका अधिगम संपन्न हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने इस सिद्धांत का नाम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया कि मतलब ये सब चीजें किसी के बताने से आप नहीं करेंगे, आपके अंदर स्वयं सूझ होने चाहिए। यदि आपके अंदर स्वयं सूझ है या अंतर्दृष्टि है तो आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति का अधिगम होता है। तो स्टूडेंट, जो संज्ञानवादी और जो गेस्टाल्टवादी थे आपके साइकोलॉजिस्ट, वो यही कहते हैं कि आप जो है, यदि आपके अंदर संज्ञान है, ज्ञान है, तो आप कहीं ना कहीं अधिगम कर सकते हैं, या यदि आपके पास अंतर्दृष्टि है, आपके अंदर समझ है, तो आप अधिगम कर सकते हैं। तो इनका मतलब ये है कि ज्ञानवादी और गेस्टाल्टवादियों का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अधिगम जो है एक संज्ञानात्मक प्रकृति है, मतलब अधिगम का जो नेचर है वो ज्ञान पर आधारित है, यानी जिसके पास ज्ञान होगा वही अधिगम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, इनके अनुसार सिर्फ मानव ही अधिगम कर सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरे जानवर अधिगम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे जानवरों में ज्ञान नहीं होता है तो वो अधिगम भी नहीं कर पाते हैं, जबकि इंसानों में ज्ञान होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अधिगम कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये संज्ञानवादियों का ये है कि अधिगम सूझ पर आधारित होता है, यानी कि आप अधिगम तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सूझ होगी, आपके अंदर समझ होगी, तो ही आप अधिगम कर सकते हैं। और ये भी मानते हैं कि जब आप अपने सूझ से अधिगम करते हैं तो ये अधिगम जो है वो स्थायी होता है। मान लीजिए कि ये जो चिंपैंजी है, इसने पहली दफा जो ये बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर खड़ा करके जो ये बनाने तक पहुंचता है, या फिर दोनों स्ट्रिट को जोड़कर जो ये बनाने तक पहुंचता है, तो ये अधिगम ये जीवन में कभी नहीं भूलेगा और ये जो अधिगम है इसका ये स्थायी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादियों का मानना यह है कि अधिगम अचानक होता है, काफी लंबे समय से आप प्रयास करने से आपका अधिगम नहीं होगा। अधिगम अगर होना होगा तो वो अचानक होगा और एकदम से आपको सूझ उत्पन्न होगी और आप अधिगम कर जाएंगे। ठीक। और नेक्स्ट इन्होंने ये भी बताया कि अधिगम में समय नहीं लगता, मतलब अधिगम करने के लिए आपको समय की आवश्यकता नहीं होती, अधिगम बहुत कम समय में बहुत जल्द होता है, क्योंकि वो आपके सूझ पर आधारित होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट संज्ञानवादी और गेस्टाल्टवादियों का मानना ये है, जबकि व्यवहारवादियों का थोड़ा मानना अलग है। व्यवहारवादी कहते हैं कि आपका अधिगम संपन्न होगा यदि आप लगातार अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास के दौरान भी आप अधिगम कर सकते हैं, अभ्यास करते करते भी आप अधिगम कर सकते हैं, और वो अधिगम जो है वो स्थायी होता है और वो कुछ समय के बाद होता है, अचानक अधिगम नहीं होता। तो इसी तरीके से व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों में थोड़ा सा विवाद है, डिफरेंस है, लेकिन हमें इन दोनों को पढ़ना है क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें ये दोनों ही है, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे संज्ञानवादी और गेस्टाल्टवादियों के बारे में, और मैंने आपको तीनों साइकोलॉजिस्टों के बारे में क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। अब हम एक और साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हैं जो आपके कुर्ट लेविंग जी हैं, जिन्होंने क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है और ये भी गेस्टाल्टवादियों में काउंट होते हैं, और यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हम इन पर भी अभी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुर्ट लेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके लिए है क्षेत्रवादी सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं फील्ड थ्योरी। ठीक, तो फील्ड थ्योरी के बारे में जो साइकोलॉजिस्ट देने वाले हैं मनोवैज्ञानिक, उनका नाम है कर्ट लेविन। ठीक है, या फिर इनको कहीं कहीं पर बोला जाता है कुर्ट लेविन, बट ये एक गणितज्ञ थे, ध्यान रखेंगे, ये एक मैथमेटिशियन थे,
मतलब ये एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, कुर्ट लेविन, और इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम जानते हैं क्षेत्रवादी सिद्धांत, यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, तो फील्ड थ्योरी देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है, कुर्ट लेविन, और ये गणितज्ञ थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बार आपके यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रवादी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, तो क्षेत्रवादी का जो सिद्धांत है वो दिया गया है कुर्ट लेविन के द्वारा, और वो एक गणितज्ञ थे। तो देखिए जो क्षेत्रवादी सिद्धांत देने वाले कुर्ट लेविन हैं वो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, यानी कि उस गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम इनको गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इनकी जो क्षेत्रवादी सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी है, इसके बारे में उन्होंने बताया क्या है, देखिए। तो इनका मानना यह है कि व्यक्ति अपने जीवन देश के दौरान दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं व्यक्तियों के आसपास, एक होता है उसका बाह्य क्षेत्र और एक होता है आंतरिक क्षेत्र। अब स्टूडेंट जो बाह्य क्षेत्र होता है यानी कि बाह्य वातावरणीय क्षेत्र हम जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, समाज होते हैं, उसके परिवार होते हैं, उसका देश होता है, उसका विद्यालय होता है आदि, इस प्रकार के जो भी चीजें हैं वो उसके बाह्य वातावरणीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। और उसका जो आंतरिक क्षेत्र होता है जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं, और इस संज्ञानात्मक क्षेत्र के दौरान उसकी बुद्धि होती है, उसके चिंतन शक्ति होती है, उसके संवेग होते हैं, और उसकी मूल प्रवृत्ति, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, ये मूल प्रवृत्ति है। तो देखिए इसके दौरान उसकी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति, मतलब जो बाह्य क्षेत्र होते हैं व्यक्ति के, बाह्य वातावरणीय क्षेत्र के अंतर्गत उसका समाज आ जाता है, उसका परिवार होता है, उसके देश होते हैं, उसका विद्यालय होता है, इसी प्रकार की जो भी सोसाइटी में चीजें हैं वो उसके बाह्य वातावरणीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो उसके आंतरिक क्षेत्र होते हैं जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या होती है, बच्चे के पास उसकी बुद्धि होती है, उसका चिंतन शक्ति होते हैं, उसके संवेग होते हैं, और उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, यानी कि मूल प्रवृत्ति, ये सब के सब उसके किस में आते हैं, आंतरिक क्षेत्र में होते हैं। और ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन देश के दौरान इन दो क्षेत्रों से प्रभावित होता है। यदि इसके दोनों क्षेत्र अच्छे होते हैं तो उस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो चेंज होता है, और यदि इनका कोई भी एक क्षेत्र प्रभावित होता है तो उस व्यक्ति का अधिगम भी प्रभावित हो जाता है, यानी कि उसका व्यवहार भी चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, संज्ञानवादियों में जो क्षेत्रवादी सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, क्षेत्र का मतलब होता है इसके दो क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं बाह्य क्षेत्र और दूसरा होता है आंतरिक क्षेत्र, और ये दोनों पर डिपेंड करता है उस व्यक्ति का अधिगम, यानी कि इसको जितने अच्छे आंतरिक क्षेत्र प्राप्त होंगे और जितने अच्छे बाह्य क्षेत्र प्राप्त होंगे उस बच्चे का अधिगम भी उतना ही प्रभावपूर्ण होंगे, यानी इफेक्टिव होंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये एक गणितज्ञ थे, यानी कि मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, और उस फॉर्मूले को आपको जानना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में उनके फॉर्मूले पर बेस्ड प्रश्न पूछ लिया जाए। तो क्षेत्रवादी सिद्धांत में जो अधिगम का सूत्र उन्होंने दिया था वो सूत्र था B = F × P × E। अब देखिए स्टूडेंट्स, B फॉर होता है आपके व्यवहार यानी बिहेवियर, F फॉर होते हैं आपके फैक्टर यानी कारक, P फॉर होता है व्यक्ति यानी पर्सन, और E फॉर होता है एनवायरनमेंट यानी वातावरण। अब देखिए कि आपके वातावरण जितने अच्छे होंगे और आप व्यक्ति जितने अच्छे होंगे, ठीक, यानी कि जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो जितना ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि उसके आंतरिक क्षेत्र जितने अच्छे होंगे, उसके पास संज्ञान जितनी होगी, उसकी चिंतन शक्ति जितनी हाई होगी, उसकी मूल प्रवृत्ति जितनी हाई होंगे, उसका वातावरण उसे जितना अच्छा प्राप्त होगा, और उसके वातावरण में जो उसके फैक्टर होंगे वो जितने अच्छे होंगे, तो इन तीनों का जो गुणनफल है, यानी कि इन तीनों का जो गुणनफल है वो उसके व्यवहार रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि उसके व्यवहार को प्रस्तुत करेंगे। तो कहने का मतलब उनका ये है कि यदि आप किसी बच्चे का बिहेवियर यानी कि उसके अधिगम में चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट जितना अच्छा देंगे, उस व्यक्ति का आंतरिक क्षेत्र भी उतना ही प्रभावपूर्ण होना चाहिए और उसको उस हिसाब से फैक्टर मिलने चाहिए, तो वो व्यक्ति अपने जीवन देश के दौरान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो उसका अधिगम भी उतना ही इफेक्टिव पूर्ण होता है। तो यही ये समझाना चाह रहे थे, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्षेत्रवादी सिद्धांत के बारे में
में भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अब तक जो आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं वो सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया है कि जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है या क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको पता होगा कि कुर्ट लेविन ने दिया है, बट ये एक गणितज्ञ थे और इनकी थ्योरी का नाम फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी था। और इन्होंने फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के दौरान जो फॉर्मूला दिया लर्निंग का, वो फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू F इंटू P इंटू E। B फॉर बिहेवियर, F फॉर फैक्टर, P फॉर पर्सन एंड E फॉर एनवायरमेंट। तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और गेस्टाल्ट वादियों के जो सिद्धांत है जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।